माई नेम इज लोकी वन स्टारिंग अवर फेवरेट एक्टर सॉन्ग जुंग की एक फ्लॉप मूवी है और इसमें कोई डाउट नहीं है। बट क्या कभी हमने सोचा भी था कि एक ऐसी मूवी जिसका ट्रेलर इतना पावरफुल है वो इतनी बुरी तरीके से फ्लॉप हो जाएगी? नहीं ना। बट ये मूवी बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप हुई है और उसके फ्लॉप होने के पीछे बहुत ही अच्छे वैलिड से रीजंस है। तो इससे पहले मैं आपको बताऊं कि ये मूवी फ्लॉप क्यों हुई और रीजंस क्या थे ये मूवी के फ्लॉप होने के पीछे। लेट मी गिव यू अ क्विक एक्सप्लेनेशन और अ क्विक ओवरव्यू ऑफ दिस मूवी, ताकि आपको समझने आ जाए कि ये मूवी है कैसी और क्यों फ्लॉप हुई है ये मूवी। बट अगर आपने ये मूवी ऑलरेडी देख चुकी है तो यहाँ पर ये जो टाइम स्टैम्प दिख रहा है इस पे क्लिक कर लो आप, तो आप डायरेक्टली उस रीजंस तक पहुंच जाओगे जिसकी वजह से मूवी फ्लॉप हुई है। माई नेम इज लोकी वन की स्टोरी इज अबाउट 3 नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर, लोकी वन, उसकी मदर और उसके अंकल। ये तीनों ही लोग नॉर्थ कोरिया से भाग के आए होते हैं चाइना। बट चाइना में आने के बाद लोकी वन एक प्रॉब्लम में फंस जाता है जब अपने फ्रेंड को असॉल्ट से बचाता है उसके एक्स बॉस के। तो उसके बाद से चाइनीज अथॉरिटीज जो होती है, चाइनीज पुलिस जो होती है, वो लोकी वन को ढूंढ रही होती है और लोकी वन हाइड आउट में होता है, अपने घर में ही रहता है और उसकी मदर वर्क करती है। बट इन्हीं सब ट्रेजेडी में पुलिस से बचने के चक्कर में एक दिन लोकी वन की मदर की डेथ हो जाती है एक्सीडेंट में। उसके बाद पुलिस से बचाने के लिए लोकी वन का जो अंकल होता है उसे एज सुन एज पॉसिबल वो बेल्जियम भेज देता है प्लेन के थ्रू। तो अकॉर्डिंग टू हिज मदर्स विश लोकी वन का काम ये होता है कि उसे बेल्जियम में आने के बाद एक रेफ्यूजी का स्टेटस होता है वो ऑब्टेन करना पड़ता है, ताकि वो रेफ्यूजी बन के बेल्जियम में एक नॉर्मल लाइफ जी पाए, नॉर्मल काम कर पाए और नॉर्मल जिंदगी उसे मिले। तो इसीलिए प्लेन से उतरने के बाद लोकी वन का फर्स्ट काम ये रहता है कि उसे जो इंटरव्यूज होते हैं रेफ्यूजीज के लिए वो देना पड़ता है। लकीली जिस दिन वो लैंड होता है बेल्जियम में उसका फर्स्ट राउंड है वो क्लियर हो जाता है और जिस टाइम वो बेल्जियम में आता है वो होता है मंथ ऑफ दिसंबर। बट मुसीबत जो है ना वो यहाँ से शुरू होना स्टार्ट होती है जब लोकी वन को बताया जाता है कि उसका जो सेकंड राउंड इंटरव्यू है, जो कि मेन इंटरव्यू होता है, वो फरवरी में शेड्यूल कर दिया गया है नेक्स्ट ईयर। मतलब ये 2 से 3 महीने का जो टाइम स्पैन रहता है इसमें लोकी वन के पास न रहने की जगह होगी और बिकॉज उसके पास रेफ्यूजी का टाइटल नहीं है वो कहीं काम भी नहीं कर सकता, विच इज इक्वल टू नो काम, नो पैसा, नो घर, नो खाना, ऐसा वाला हिसाब हो जाता है। और लोकी वन के पास और कोई चारा नहीं होता है बट टू बेयर विद द सिचुएशंस। और जो सिचुएशन धीरे धीरे लोकी वन के लिए मुश्किल होती जाती है डे बाय डे बेल्जियम में, वो अनबेरेबल टू वॉच है इस मूवी में। फॉर एग्जाम्पल अर्ली डेज में लोकी वन को वॉशरूम में सोते हुए बताया है, उसे ट्रैश में से निकाल के खाते हुए बताया है, उसे जगह जगह पिटते हुए बताया है। बट धीरे धीरे उसे रियलाइज होता है कि वो बॉटल्स बेच के भी कुछ पैसे कमा सकता है जिससे वो थोड़ा बहुत खा भी सकता है। तो बीइंग अ होमलेस पर्सन लोकी वन बॉटल सेल करता है, फ्यू पेनीज मिलती है, उससे ही लोकी वन थोड़ा बहुत चीजें जो है वो खाता है, दिन भर सर्वाइव करता है और रात में वॉशरूम में जाके सो जाता है। बट एक दिन ऐसा होता है कि लोकी वन जिस वॉशरूम में डेली जाके सोता था वो वॉशरूम अंडर मेंटेनेंस चला जाता है और उस रात लोकी वन के पास न सोने के लिए जगह होती है ना कहीं बैठने के लिए जगह होती है और वो रात उसकी सबसे भारी जाती है बिकॉज कुछ लोग उसे पीट भी देते हैं उस रात। और इन दी एंड उसकी हालत वो रात को इतनी खराब होती है कि वो एक लॉन्ड्री में जाके पास हो जाता है और उसके पास जो वॉलेट होता है उसका, उसके अंदर पैसे भी होते हैं। मैं आपको अभी बता देती हूँ कि वो पैसे कहाँ से आए। वो पैसे जो भी होते हैं ना लोकी वन के वॉलेट के अंदर, वो उसका अंकल उसे देता है उसकी मदर की डेड बॉडी को ब्लैक मार्केट में सेल करके। तो वो जो मनी होते हैं ना वो लोकी वन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। और लोकी वन जब लॉन्ड्री में पास हो जाता है एक लेडी आती है, एक लड़की आती है जो कि खुद भी कोरियन ओरिजिन की होती है। वो लोकी वन का वॉलेट लेती है और वहां से चली जाती है। बट दूसरे दिन जब लोकी वन को होश आता है वो पुलिस में कंप्लेन करता है एंड ग्लैडली वो लड़की जो है उसे पकड़ के लेके आ जाते हैं और फिर थोड़ी कन्वर्सेशन के बाद वो जो लड़की है लोकी वन को उसका वॉलेट रिटर्न देने के लिए रेडी हो जाती है। तो यहाँ से हमारी फीमेल लीड की एंट्री हो जाती है मूवी में, जिसका नाम होता है मारी। तो मारी को एक ड्रग एडिक्ट ट्रबल्ड इंसान बताया है, एक बहुत ही अमीर बाप की बिगड़ी बेटी बताया है इसे। बट ये बिगड़ी भी क्यों है ये भी हमें मूवी के आखिर में पता चल ही गया है। तो यहाँ से लोकी वन और मारी की जो स्टोरी है वो स्टार्ट होती है और मल्टीपल एनकाउंटर में दोनों का अफेयर हो जाता है। मारी फर्स्ट एनकाउंटर में ही लोकी वन को अच्छे कपड़े दे देती है पहनने के लिए और वो लोकी वन को जॉब भी दिला देती है बिकॉज उसके फादर की फैक्ट्री होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया उसका फादर एक रिच इंसान है। तो जिस लोकी वन के पास रहने की भी जगह नहीं थी, कुछ पहनने के लिए भी नहीं था, उसे लकीली एक वॉलेट चोरी होने के बाद जॉब मिल जाती है, कंफर्टेबल बेड मिल जाता है सोने के लिए और खाने के लिए भी ठीक ठाक मिल जाता है। तो इसी के बाद मल्टीपल एनकाउंटर में मारी और लोकी वन का जो है वो अफेयर होना स्टार्ट हो जाता है। और इसी के बीच में फरवरी आ जाता है जब लोकी वन का सेकंड इंटरव्यू जो होता है वो उसे क्लियर करना होता है ताकि उसे एक रेफ्यूजी का स्टेटस मिल पाए एज ए नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर।
जो नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर्स होते हैं उन्हें कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस मिल रहे होते हैं जो लोकी वन को ऑब्वियसली बात चाहिए होता है। तो इसी के लिए लोकी वन की एक फैक्ट्री में कलीग होती है, वो बोलती है, वो जाके कोर्ट में बोलेगी कि यस ही इज अ नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर एंड आई कैन वाउच फॉर दैट। तो ऐसा होने वाला था, बट उस लेडी को कोई ब्लैकमेल करता है जिसकी वजह से वो कोर्ट में जाके लोकी वन के अगेंस्ट बोल देती है कि ये चाइनीज कोरियन है, ना कि नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर, जिसके वजह से जो नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर का जो स्टेटस लोकी वन को मिलने वाला होता है वो लटक जाता है बीच ही में। और इसके वजह से लोकी वन की जो फैक्ट्री की जॉब होती है वो भी उसके हाथ से चली जाती है। बट इससे पहले लोकी वन वापस रास्ते में आ जाए, फुल ऑन अफेयर स्टार्ट हो जाता है मारी और लोकी वन के बीच में, और लोकी वन मारी के घर में उसके साथ रहने लगता है लिविंग में। और धीरे धीरे हमें मारी के बारे में पता चलता है कि मारी है कौन। हमें पता चलता है कि मारी एक एक्स एथलीट है, उसे एक शूटर बताया था, बट फिलहाल वो एक अंडरग्राउंड शूटर की तरह काम कर रही है इस बंदे के लिए जिसने एक टाइम पे मारी का बहुत ही बड़ा डेट चुकाया था। तो इन रिटर्न ऑफ द डेट मारी इसके लिए अंडरवर्ल्ड बेटिंग जो होती है ना, बेटिंग वाला शूटिंग का गेम होता है, उसमें शूटर है वो, इस बंदे की मारी शूटर है। तो ये इसको टाइम टाइम पे यूज करता है, शूटिंग करवा के लोगों से पैसे कमाता है। और जब मारी का अफेयर लोकी वन के साथ होता है, मारी डिसाइड करती है कि उसे अंडरवर्ल्ड बेटिंग या फिर अंडरवर्ल्ड शूटिंग नहीं करनी है। और इन दी एंड मूवी में ये होता है कि लोकी वन जो है वो एक डिश वॉशर की तरह एक रेस्टोरेंट में काम करने लगता है, और मारी को उन गुंज से, इन बंदों से बचाने के लिए लोकी वन उसके फादर की हेल्प लेके मारी को आउट ऑफ बेल्जियम भेज देता है। और आफ्टर 1 ईयर लोकी वन भी बेल्जियम छोड़ के चले जाता है मारी के पास, और यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है। तो ये मूवी का समरी सुन के ही आपको समझ गया होगा कि ये मूवी का सिर्फ 30% पार्ट जो है वो नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर का जो स्ट्रगल है उसे दिखा रहा है, और रेस्ट ऑफ द 70% जो है ये मूवी का फोकस्ड है लोकी वन की लव स्टोरी विद मारी और मारी के स्ट्रगल्स और उसकी लाइफ के ऊपर बेस्ड है। तो नाउ अभी हम मुद्दे की बात करते हैं कि ये मूवी इतनी बुरी तरीके से क्यों फ्लॉप हुई है। रीजन नंबर 1 बिहाइंड दिस मूवी फ्लॉपिंग इज सॉन्ग जुंगी की एक्टिंग। यस गाइस, मुझे सैडली बोलना पड़ेगा कि सॉन्ग जुंगी ने इस मूवी में एक्सेप्शनली बुरी एक्टिंग की है। हम जैसे फैंस, और मैं मानती हूँ कि मुझ जैसे काउंटलेस फैंस होंगे जिनको ये मूवी देखनी थी जस्ट बिकॉज ऑफ हिम, बिकॉज हम सॉन्ग जुंगी के फैन थे, उसके वर्क के फैन है हम लोग। बट ये मूवी ने लिटरली हमारी जो एक्सपेक्टेशन है ना उस पर बहुत बुरी तरीके से पानी मारा है, बिकॉज सॉन्ग जुंगी ने बहुत बुरी एक्टिंग की है। मैं सॉन्ग जुंगी की हेटर नहीं हूँ, आई एम अ बिग फैन, और मैं आपको बोल रही हूँ कि सॉन्ग जुंगी ने बुरी एक्टिंग की है, दैट मीन्स उसने बुरी एक्टिंग की है। ऐसे मल्टीपल सीन्स थे जिसमें सॉन्ग जुंगी ने सिर्फ एक्टिंग की है विदाउट एनी एक्सप्रेशन और विदाउट एनी इमोशंस। और ये मूवी का जो मेन मोटो था वो था हमारे इमोशंस को इवोक करना, जो कि मैं बोलती हूँ कि सॉन्ग जुंगी समवॉट फेल हुआ है इस मूवी में करने में। मुझे तो ऐसा लग रहा था मूवी देखते देखते कि क्वीन ऑफ टीयर्स का जो 1 या 2 मिनट का स्पेशल अपीयरेंस था वो ये पूरी मूवी से ज्यादा अच्छा था। और तो और ये मूवी थोड़ी डिफरेंट थी। इन व्हाट सेंस? सॉन्ग जुंगी के रोल के सेंस में। उसे एक नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर बताया है, उसे बाय बर्थ एक नॉर्थ कोरियन बताया है। तो ऑफकोर्स ये बातें वो नॉर्मल कोरियन नहीं बोल रहा था, वो थ्रू आउट द मूवी नॉर्थ कोरियन डायलेक्ट वाली कोरियन बोल रहा था, और ये चीज उसने बहुत बकवास तरीके से पुल किया है। अगर आपको अच्छा नॉर्थ कोरियन डायलेक्ट देखना है तो आप ह्योनबिन के प्रोजेक्ट देख लो, ही इज एक्सपर्ट इन पुलिंग नॉर्थ कोरियन डायलेक्ट, और इस चीज के साथ जस्टिस नहीं कर पाया सॉन्ग जुंगी। टू द पॉइंट के एक सीन था मूवी का जब मैं कंफ्यूज हो गई कि वेदर सॉन्ग जुंगी फ्रेंच में कुछ बोल रहा है या फिर वो कोरियन बोल रहा है नॉर्थ कोरियन डायलेक्ट में। मतलब सॉन्ग जुंगी ने इतनी अच्छे तरीके से ये मूवी की वाट लगाई है। तो मेरा मानना यही है कि सॉन्ग जुंगी का ये जो प्रोजेक्ट था वो आज तक का उसका वर्स्ट प्रोजेक्ट में से एक था, और ये जो है ना उसकी बुरी एक्टिंग वो एडअप करती है इस मूवी को फ्लॉप बनाने में। हो सकता है कि इस रोल के लिए किसी और को कास्ट करते तो ज्यादा बेटर होता, फॉर एग्जाम्पल ह्योनबिन एंड दिस स्वीट एक्टर, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, बट हाँ ये भी। दूसरा रीजन ये मूवी के फ्लॉप होने के पीछे ये था कि दे फेल टू शो द रियल स्ट्रगल ऑफ नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर। यस गाइस, इंडीड मैं मानती हूँ कि इस मूवी में कुछ स्ट्रगल जो ऐसे दिखाए हैं कि आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल सॉन्ग जुंगी का वॉशरूम में सोना, इतनी ठंडी में भी उसे एक वॉशरूम में सोते बताया है, उसका ट्रैश में से खाना खाना और उसको जगह जगह पिटते हुए दिखाना, ये सारी चीजें मैं मानती हूँ कि काफी स्ट्रगलफुल थी। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे स्ट्रगल से भी ज्यादा और स्ट्रगल इन रियलिटी दूसरे रेफ्यूजीज फेस करते हैं इन नॉर्मल लाइफ, और जो मूवी में दिखाया है उससे ज्यादा मैं मानती हूँ कि इन रियलिटी लोग फेस करते हैं नॉर्मली भी। हाफ वे इस मूवी में एक फीमेल लीड की एंट्री होती है और वो उसे जॉब दिला देती है। मतलब एक रेफ्यूजी नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर जिसके पास रहने की भी जगह नहीं थी, उसे एक लड़की मिल जाती है और वो उसकी लाइफ बना देती है। कंफर्टेबल बेड होता है सोने के लिए, और यस अफेयर भी हो जाता है धीरे धीरे। तो ये जो कॉन्सेप्ट था इस मूवी का, मेरे हिसाब से ये काफी फेरी टेल के अंदर से निकला हुआ कॉन्सेप्ट लगा मुझे। इन रियलिटी ऐसा कुछ होना इम्पॉसिबल है। अगर आपने मूवी देखी है तो आप बताओ मुझे कि ऐसे कितने रेफ्यूजीज होंगे
जो कि एक फॉरेन कंट्री में जाते हैं, उन्हें एक लड़की मिल जाती है, उन्हें फटाफट जॉब मिल जाती है, स्ट्रगल होने के बावजूद अफेयर बहुत अच्छे से चलता है। ऐसा कितना होता होगा। ये जो पार्ट है ना, ये आउट ऑफ द फेरी टेल वाला है, सच बोल रही हूँ मैं आपको। मुझे ये जो पार्ट था मारी वाला, वो बिल्कुल पसंद नहीं आया मूवी में। इससे ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को मारे वाला पार्ट जो था उसे थोड़ा कॉर्नर में रखना चाहिए था, और लोकी वन का बीइंग अ रेफ्यूजी स्ट्रगल क्या होता है वो और दिखाना चाहिए था। खाली यहाँ वहाँ पिटना मेरे हिसाब से राइटर डायरेक्टर के लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल होगा एक फॉरेन कंट्री में, जो कि आई बिलीव होता होगा इन रियलिटी भी, बट इतना नहीं होता होगा। आधे से ज्यादा मूवी में राइटर डायरेक्टर हमें ये दिखाना चाहते हैं कि एक फॉरेन कंट्री में किस तरीके से एक कोरियन रेफ्यूजी को पीटा जाता है जगह जगह पे, और उन लोग यही दिखाना चाहते हैं कि यही स्ट्रगल है, इसके अलावा और कोई स्ट्रगल नहीं है। एक स्ट्रगल, मेन स्ट्रगल जो है वो तो इस मूवी में दिखाया ही नहीं है, वो है लैंग्वेज बैरियर। यस गाइस, लोकी वन बीइंग अ नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर एंड बीइंग अ पुअर पर्सन, उसे इंग्लिश नहीं आती है, सिर्फ कोरियन आती है। बट इस पूरी मूवी में उसे किसी फॉरेनर से बात करते हुए दिखाया नहीं है, उसे किसी शॉप में जाकर स्ट्रगल करते हुए दिखाया नहीं है। ये किस टाइप की मूवी थी मुझे समझ नहीं आई। लैंग्वेज बैरियर इंसान को पूरी तरीके से खा सकती है, बट ये मूवी में दिखाया नहीं, बिकॉज राइटर डायरेक्टर के हिसाब से वो कोई स्ट्रगल ही नहीं है। तो यस, मेरे हिसाब से ये मूवी राइटर डायरेक्टर बहुत अच्छे से फेल हुए हैं एक डिफेक्टर का, अब डिफेक्टर भी छोड़ दो, एक रेफ्यूजी का स्ट्रगल दिखाने में इन फॉरेन कंट्री। तो द लास्ट रीजन, एंड आई बिलीव स्लाइटली इंपॉर्टेंट रीजन बिहाइंड दिस मूवी फ्लॉपिंग इज कि देयर इज नो केमिस्ट्री बिटवीन मेल लीड एंड फीमेल लीड। हम एक मूवी से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? अच्छी स्टोरी, अच्छी डायरेक्शन और अच्छी केमिस्ट्री बिटवीन मेल लीड एंड फीमेल लीड। वैसे तो हम ये चाहते थे कि हमें सॉन्ग जुंग की, दैट इज लोकी वन का स्ट्रगल अच्छे से देखने के लिए मिले, बट राइटर डायरेक्टर के देन से हमें इस मूवी में लव स्टोरी भी देखने के लिए मिल गई। तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे? अगर लव स्टोरी है तो अच्छी केमिस्ट्री, अच्छा एंगल, अच्छा अफेक्शन दिखे दोनों के बीच में, जो कि इस मूवी में जीरो में है। जीरो भी नहीं, एट पॉइंट्स मुझे ऐसा लगा कि ये मूवी में दोनों के बीच की जो केमिस्ट्री है वो माइनस में चली गई है। सॉन्ग जुंगी ने तो मैंने आपको बताया कितनी बुरी एक्टिंग की है, सॉन्ग जुंगी से अच्छी एक्टिंग फीमेल लीड ने की है, बट दोनों ही ऑल टुगेदर मिलकर बुरी एक्टिंग कर रहे थे थ्रू आउट द मूवी। एनीवेज, फीमेल का जो कैरेक्टर है उसे ट्रबल दिखाया है, तो मैं ज्यादा ब्लेम नहीं करना चाहती हूँ, उसके हिसाब से भी उसने काफी अच्छी एक्टिंग की है। बट तो अगर आप उन लोगों में से हो जो ये सोच रहे हैं कि कोई बात नहीं, सब चीज़ बुरी है तो हम दोनों की जो केमिस्ट्री है उसे एंजॉय कर लेंगे, तो ये गलती बिल्कुल मत करना। दोनों की केमिस्ट्री एकदम माइनस में चल रही है मूवी में। ओवरऑल मूवी बकवास है। फर्स्ट 30 मिनट्स में बोल सकती हूँ कि अगर 5 स्टार्स में से मुझे कुछ स्टार देने हुए तो आई विल गिव 1 स्टार फॉर फर्स्ट 30 मिनट्स का स्ट्रगल, थोड़ा बहुत स्ट्रगल जो राइटर डायरेक्टर के हिसाब से लोगों को दिखाना चाहिए तो उन्होंने दिखाया, एंड उतना रोल शायद सॉन्ग जुंकी ने अच्छे से पोर्ट्रे कर लिया है। उसके बाद में सॉन्ग जुंकी की एक्टिंग अच्छी थी, ना ही उन लोग ने स्ट्रगल दिखाने में जस्टिस किया, ना ही दोनों के बीच में केमिस्ट्री थी। तो इट वाज एंड इट इज अ फ्लॉप मूवी मेरे हिसाब से। इट इज नॉट अ वर्थ वॉचिंग, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। इससे अच्छा आप नाइट इन पैराडाइज देख लो, मैंने अभी रिसेंटली देखी है, काफी अच्छी मूवी है। तो यू कैन गो एंड वॉच सम अदर मूवी, पुरानी अभी जो न्यू आने वाली वो देखो, बट ये मूवी आई विल नॉट रिकमेंड यू गाइस। अगर आप लोग को देखनी है तो आप देख सकते हो, सॉन्ग जुंगी के लिए देखना है तो देख लो, मैंने आपको बता दिया उसकी एक्टिंग इतनी अच्छी नहीं है इसमें। तो मेरा ये एनालिसिस था इस मूवी के बारे में। आप कमेंट करके बताओ कि आपको कैसी लगी ये मूवी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अंटिल दैट टाइम, अन्योंग।